हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम उसका शीर्षक है। मैं एक सच्ची घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। एक भैया जी होते हैं जिनका नाम हेमंत कुमार होता है। उनकी उम्र 30 वर्ष होती है। उनका एक बेटा होता 5 साल का। जब उनका बेटा 5 साल का होता तो उनकी जो बीवी होती उनका स्वर्गवास हो जाता है। पास पड़ोस के नात बात के लोगों ने बोला कि ऐसा है हेमंत कुमार, आपकी उम्र अभी 30 साल है, आप दूसरी शादी कर लो, आपकी पूरी जवानी भरी पड़ी है। तब हेमंत कुमार बोलते हैं कि देखिए, हम दूसरी शादी तो कर लें, क्या इस गारंटी लेंगे आप लोग कि मैं जिस बीवी को लाऊंगा वो मेरे बेटे के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी? क्योंकि 90% जो है सौतेली माएँ जो होती हैं वो बच्चों पे सही व्यवहार नहीं करती हैं। इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बेटे का जो भविष्य मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। यही मेरा बेटा मेरे लिए मेरा जवानी है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। एक एक कहकर हेमंत कुमार जो है अपनी बातों को टाल देते हैं और बेटे की परवरिश के लिए पूरा ध्यान अपने बेटे पर दे देते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करना और बेटे को अच्छी शिक्षा देना, ये उनका नियत बन गया कि नहीं, मुझे बेटे को अच्छा खासा पढ़ाना लिखाना है, उसको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा संस्कार देना है। देखते देखते उम्र बीतती गई और हेमंत कुमार की उम्र 60 साल पहुंच गई। उस समय बेटा भी 25 साल का हो गया। अब बेटा 25 साल का हो गया, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, इसलिए नौकरी भी पा गया, जॉब पा गया, अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। जब बेटा नौकरी पा जाता है तो हेमंत कुमार से बोलता है कि पापा जी अब आप मेहनत मजदूरी करना बंद कर दो। तब हेमंत कुमार बोलते हैं, बेटा प्रशांत, ठीक, मैं आपकी बातों को तो मानता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ जिससे हमारा समय बीत जाता है। मैं आज नौकरी आप मेहनत मजदूरी करना बंद कर दूंगा तो मेरा समय नहीं बीतेगा। बेटा मेरी एक बात मानो कि आप भी शादी कर लो, मेरी बहू आ जाएगी, 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलेगा और मुझे भी एक वक्त के साथ एक नाती मिल जाएगा, जिससे मेरा समय बुढ़ापा भी बीत जाएगा। प्रशांत भी बोला कि ठीक करें बाबूजी, मान जाता हूँ। फिर क्या था कि हेमंत कुमार रिश्ते की तलाश में थे और उन्होंने एक लड़की देखा जो कि प्रशांत कुमार को भी पसंद आई। शादी हुआ, बारात गई, बारात लौट कर आई, सारी चीज़ अपने रूटीन तरीके से चलने लगी। बीबी जब आई तो वो थोड़ा मनचढ़ी टाइप की औरत थी। वो लड़की शुरू से ही मनचढ़ी टाइप की लड़की थी और उसको दिन का दिन ये लगने लगा कि ये बाबूजी बोझ हैं, इनका कपड़ा धुलना, इनको भी खाना पीना खिलाना, इनकी सेवा पाती करना, ये बोझ सा उसको लगने लगा। और धीरे धीरे उसको एक बच्चा भी हो गया। इधर हेमंत कुमार भी अपने पोते को पाकर उसमें खुश हो गए। इधर उनकी बहू रानी जो थी, जो प्रशांत की बीबी थी, वो हेमंत कुमार को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। समय से खाना न देना, कभी रूखी सूखी रोटी दे देना, कभी बासी चावल दे देना। लेकिन हेमंत कुमार अपने नाती को पाकर खुश थे और कुछ बोलते नहीं थे। उनको लगता था कि ठीक है, बहू रानी परेशान रही होगी इसलिए बनाई न होगी, यही दे दी। ये सब सभी बातों का सवालों का जवाब खुद लेकर और खाना खा लेते, जो कुछ मिलता खा लेते, उसमें खुश रहते थे अपने नाती के साथ। फिर भी उसका जब मन न भरा तो उसको लगा किस तरीके से मैं हेमंत कुमार को रास्ते से हटाऊं। इसके लिए जो है उसने प्रशांत जी का कान भरना शुरू कर दिया। रोज शाम को जब प्रशांत आते, वो कहने लगी कि देखिए तुम्हारे बाबूजी की नीयत गंदी है, वो अच्छे इंसान नहीं है, मुझे गलत बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। मैं खाना लेकर जाती हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मुझे गलत तरीके से लगते हैं। देखिए उस दिन टीवी फोड़ दिए थे, पानी गिरा देते हैं, मुझे परेशान करते हैं और ये मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। और इन सब बातों को वो लगभग एक दूसरे दिन बीत कर 2 दिन 3 दिन बीत कर इन बातों को जिक्र किया करती थी। इस तरीके से प्रशांत का कान जो है भरना शुरू कर दी। एक कहावत है, किसी झूठ को सच साबित करना हो तो उसको इतनी बार कहो, इतना दबाव बनाकर कहो जब तक वो सच न लगने लगे। और दूसरी कहावत है कि अगर एक मर्द कुदार लेकर घर गोड़ना चाहे तो नहीं गोड़ सकता, लेकिन एक औरत अगर चाहे तो सुई से घर को गोड़ सकती है। फिर एक दिन क्या किया कि उस औरत ने हेमंत कुमार का चश्मा तोड़ दिया। क्योंकि हेमंत कुमार को आंख से दिखाई कम पड़ता था, इसलिए उनको चश्मा लगता था। अब हेमंत कुमार परेशान हो गए। जब शाम को उनका बेटा घर पे आया तो बेटे से ही तो जोर था। हेमंत कुमार किसी तरीके से लाठी लेकर वहां पर गए और बोले कि बेटा जी, मेरा चश्मा टूट गया, मेरा चश्मा दूसरा बनवा दो बेटा। इतने प्रशांत कुमार भड़क गया।
क्या हो गया तुमको? पानी गिरा देते हो, कभी टीवी तोड़ देते हो, गिरा दिए हो टूट के, आज चश्मा तोड़ दिए हो, परेशान करके रख दिए हो। हेमंत कुमार जब तक कुछ समझ पाते तब तक प्रशांत कुमार का आग बबूला सा चेहरा देखकर वो वहां पर बैठ गए कि बेटा ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा भी कि बेटा ऐसी बात नहीं है। बोला क्या नहीं बात है? बीबी को मेरे तुम छेड़ते हो, गलत तुम्हारी निगाहें, गलत मिसबिहेव करते हो। हेमंत कुमार बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इतने पे उनकी बहू रानी बोल पड़ती है, क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, खाना ले जाती हो, मेरा हाथ पकड़ लेते हो, मुझे गंदी निगाहों से देखते हो, चश्मा बनवा दिया जाए मुझे देखने के लिए। ऐसा मैं तुम्हारे साथ मुझको रहना नहीं है। क्योंकि वो तो मौके की तलाश पे थी और मौके पे छक्का मार गई, उठा के एक चप्पल हेमंत कुमार को मार देती है। हेमंत कुमार रूखे हुए गले और पथराई हुई आंखों के साथ बैठ जाते हैं। पत्थर दिल फिर एक बार फट जाता है। एक बार तो फटा था जब बीबी साथ छोड़ दी थी, और दूसरी बार तब फटा जब बहू रानी ने उठाकर चप्पल मारा और गलत तरीके से इल्जाम लगा दिया। हेमंत कुमार कुछ समझ पाते बस एक ही शब्द बोले कि बेटा ये सब गलत बातें रंग है। बहू रानी फिर चिल्लाती, रंग रंग करते, उठाकर लात मारने के लिए कोशिश करती थी। फिर एक बार प्रशांत पकड़ लेता है कि ठीक है। बोले क्या ठीक है? या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूंगी। प्रशांत से कहती है एक काम करो, इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो। हेमंत कुमार बोलते हैं कि बेटा तुमको वृद्धाश्रम छोड़ना है छोड़ दो, तुमको घर से निकालना है निकाल दो, लेकिन गलत इल्जाम लगा कर मत निकालो। बस इतनी सी ही बात थी कि प्रशांत जो है हेमंत कुमार का हाथ पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी उनकी बीबी जो है उनका जो बिस्तर होती समेटती है और ले जाकर घसीट कर उनको गाड़ी में बिठा देते हैं। कहते चलो तुम्हारा घर यहाँ नहीं वृद्धाश्रम है। हेमंत कुमार रोकर रो न सके, पत्थर सा दिल लेकर गाड़ी में बैठ गए। 2 साल का नाती रोता हुआ बोला कि बाबा जी को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों बाबा जी को परेशान कर रहे हो, क्यों घसीट रहे हो? लेकिन कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बाप इतनी उम्र तक अपनी जवानी को त्याग कर जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपने मुंह में निवाला न डालकर बेटे को पेट भर खिलाया, दिन रात मजदूरी करके खून पसीने की कमाई लगाकर पढ़ा लिखा कर उसे एक कामयाब बच्चा बनाया, कामयाबी की राह पर ले जाकर कामयाब बनाया, आज वही बेटा घसीट कर गाड़ी में बिठाकर वृद्धा आश्रम के लिए निकल पड़ा। हेमंत कुमार मन ही मन सोचने लगे मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। चुप मार कर वो गाड़ी में बैठ गए, अपने आप को कोसते हुए वृद्धा आश्रम के गेट तक पहुंच गए। वृद्धा आश्रम के गेट पर गेट खुलता है, गाड़ी का गेट खोलते हैं। हेमंत कुमार अपनी जो बिस्तरा वगैरह था अपने कपड़े को हाथ में लेते हैं और घूम कर भी नहीं लगते हैं हेमंत कुमार को, वो प्रशांत को, अपने बेटे को, और सर को नीचा करते हुए रोते हुए रुधे हुए गले के साथ अंदर चले जाते हैं। मन से ही दुआ करते हैं कि जैसे भी हो बेटा तुम खुश रहो। चूंकि अपने कलेजे के टुकड़े को कोई माँ बाप शराप नहीं देता है। बेटा भले निर्दयी हो जाए, कपूत हो जाए, लेकिन माँ बाप कभी गलत नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, चूंकि वो जन्म दिए रहते हैं। जिस पेड़ को जो सींचा होता है, बड़ा किया होता है, उस पेड़ को वो व्यक्ति नहीं काटता है, चूंकि उसको सींचा है, उसकी देख रेख की है। बड़ा लगाव होता है अपने से, अपने बच्चों से। लेकिन एक बीबी आती सारे लगाव को खत्म कर देती है। हेमंत कुमार को वृद्धाश्रम में छोड़कर वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। अब क्या था, 1-2 रोज बीत गया। हेमंत कुमार को सिर्फ एक कोने में बैठे रहे, ना किसी से बात की, ना किसी से बोला, ना किसी से चाले हो, ना ही खाना खाया। वहाँ पर रहने वाले और उन्हीं की तरीके के रहने वाले लोगों ने कहा कि भैया जी खाना सीख लो, जो दर्द आपका यही दर्द हम लोगों का भी है, हम लोग भी आए थे इसी तरीके से। आज हम यहाँ पर रहन सहन सीख गए, यहाँ के रहने के लिए हमने अपने आप को पाल ढाल लिया, आदी बना लिया हूँ, आप भी अपने आप को आदी बना लीजिए। अब यहीं से हमारा आपका आखिरी सफ़र यहीं से ख़त्म होगा। अपना कोई नहीं, हम ही आपके अपने हैं। हेमंत कुमार को भी लगा कि नहीं ये लोग सही कह रहे हैं, अब इस रोने धोने से क्या बचा,
जब अपना ही अपना ना रहा तो फिर अब यहीं पर यही लोग ही तो अपने हैं। समय बीतता गया, 3-4 महीने बीत गए। उन लोगों ने खोज खबर भी नहीं ली कि पिताजी कैसे होंगे। फिर एक दिन वो जो है वहाँ बागान होता है वृद्धाश्रम में, फूल वगैरह बैठाया गया था, तो उस जो है बागान में जाते हैं, एक खुरपी लेकर कुछ घास को निकाल रहे थे। गेट पर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से एक औरत, लगभग 58-60 साल की औरत उतरती है और अपने झोरे को लेकर, जो थैला होता, थैले को लेकर गेट के अंदर जब आती है, तो हेमंत कुमार की जब निगाह पड़ती है तो हेमंत कुमार एक ही बार में पहचान जाते हैं। वो औरत जब हेमंत कुमार के सामने पड़ती है तो अचरा से अपनी जो धोती होती उसका अचरा जो होता उससे अपने सर को छुपाने लगती है, अपने मुख को छुपाने लगती है। हेमंत कुमार बोलते हैं, क्या बचा है रमाबाई? ठीक है, ढाल लो अपने आप को, यहीं पर रहना सीख जाओगी। रूखे हुए स्वर से रमाबाई बोलती है कि समधी जी आप यहाँ कब से हैं? बोले बस हो गया होगा 6-7 महीने। तब बोले मेरी बेटी की करने की सजा आज मुझको भी मिल गई। चूंकि रमाबाई समझ चुकी थी कि मेरे समधी जी या ना वृद्धाश्रम कैसे आ गए। दोनों लोग देखकर रो पड़ते हैं। फिर सफर वही चालू हो जाता है, वही वृद्धाश्रम। समय बीतता है, लगभग 2 साल समय बीतने के बाद प्रशांत का जो बच्चा है वो 4 साल का हो चुका होता है। चौथी बार उसका जो है बर्थडे मनाने के लिए समय लोग रखते हैं कि नहीं अब की बर्थडे मनाया जाए, वो भी बड़ा वाला बर्थडे मना लिया जाए, थोड़ा पास पड़ोस के लोगों को खिलाया जाए, 200-500 लोगों की भीड़ किया जाए, कुछ कथा भागवत हो जाए, थोड़े पाप धुल जाएंगे। प्रशांत बोलते ठीक कह रही हो, मना ही लिया जाए। फिर प्रशांत बोलते हैं कि बाबूजी रहेंगे नहीं तो पास पड़ोस के लोग कहेंगे कि जिसको पढ़ाया लिखाया आज अपने बाप को नहीं पता नहीं कहाँ भेज दिया, और लोग जानेंगे तो हंसी मजाक करेंगे, ऑफिस के लोग भी आएंगे। तो बोलती है उनकी बीवी क्या करना है, चलो एक दिन मना लेते हैं, आ जाएंगे एक दिन, जिस दिन जो है बर्थडे रहेगा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, दूसरे दिन फिर छोड़ देंगे। एक दिन मना लेंगे, हाथ पैर पकड़ लेंगे, दूसरे दिन फिर छोड़ देंगे। प्रशांत बोलता नहीं सही कह रही हो। फिर क्या था, दोनों लोग निकल पड़ते हैं, वृद्धाश्रम आते हैं। गेट पर पर्ची लगती है कि तुम्हारे घर वाले मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, बोलते हैं काम करो रमा भाई तुम भी चलो साथ में, मुलाकात तो कर लो। बोली हाँ चलूंगी, समधी जी चलूंगी। दोनों लोग एक साथ में गेट पर जब आते हैं, अपनी माँ रमाबाई को जब प्रशांत की बीबी देखती है तो बड़े जोर से भभक कर दौड़ पड़ती है, रो पड़ती है। अरे अम्मा जी तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मैं फ़ोन करती थी वहाँ पर भाभी के पास, बोलती थी माँ जी को मैंने तीर्थ धाम भेजा है, माँ जी मायके टहलने गई हैं, माँ जी को मैं बहुत सुखी रखती हूँ। अरे अम्मा जी आप कैसे यहाँ पर फाट पड़ी, कैसे तुमको छोड़ दिया? माँ को देखकर लगी चिल्लाने। रमाबाई खड़ी होकर देखती रही इस बेटी के छंद को। रमाबाई कुछ बोली नहीं। उठाकर फ़ोन की उसने अपने भाभी के पास। तुम तो बोलती थी कि जो है माता जी को जो है तीर्थ धाम भेज दी हो, बात नहीं हो पाएगा, तुम मायके भेज दी हो, आज 2 साल हो गया तुम बात नहीं कराई। उधर भौजाई भी कड़क के बोली तुम्हें इतना ही तकलीफ है तो ले जाकर अपने पास रख लेती, क्या चिल्ला रही हो? लिया ले जाओ वृद्धाश्रम से, ले जाकर रखो, मेरे यहाँ जगह नहीं है। भौजाई की बात सुनी प्रशांत की बीवी बोली अम्मा कोई बात नहीं, चलो मेरे यहाँ घर रहो, मेरे साथ रहो। रमाबाई तब तक भी नहीं बोलती है। बोलती बेटा तेरे करने की सजा मुझे भी मिली, शायद जितना दर्द है तू मुझे जता रही है, शायद तो अपनी ससुर की सेवा की होती तो शायद आज भी मेरी सेवा करती होती। तुम्हारी करने की सजा मुझे मिली। पता नहीं मैंने क्या कुकर्म किया था तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। बेटा याद रखना तुम्हारे भी एक बेटा है। माई के कटोरवा दाई का ताय रखा रहा था, याद रखे रहो।
इतना कहकर रमाबाई रोने लगती है कि बेटा मेरे संस्कार में कमी रह गई। हेमंत कुमार बोलते हैं रमाबाई ऐसा मत कहो, तुमसे ज्यादा तो मेरे संस्कारों में कमी रह गई। मुझको वृद्धाश्रम छोड़ा गया कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझ पे गलत इल्जाम लगाकर छोड़ा गया। 30 साल मैंने जिसकी परवरिश की, खून पसीने बहाए हमने, जिसके लिए एक एक पाई जोड़ा, जिस घर को मेहनत मजदूरी करके मैंने एक एक ईंट को जोड़ा, उस घर से हमें निकाल दिया गया। मेरा बेटा अपना न रह सका। 30 साल तक मैं, जब मेरी भरी जवानी थी तब तक तो मैंने दूसरी बीवी की तलाश न की। बुढ़ापे में मुझे इल्जाम लगा दिया गया। मुझे कष्ट नहीं है कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ, मुझे कष्ट इस चीज का है कि मुझे गलत तरीके से इल्जाम लगाकर वृद्धाश्रम छोड़ा गया। जाओ बेटा, तुम्हारा भला हो। मेरा एक नाती, भगवान करे कि तुम्हारी संस्कार, तुम्हारा परवरिश मेरी ही तरह हो। इतना कहकर रमाबाई और हेमंत कुमार दोनों लोग वृद्धाश्रम की तरफ लौट पड़ते। हेमंत कुमार को भी अपनी करने की सजा मिल चुकी थी। रम और उनकी प्रशांत कुमार की बीवी को भी पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। दोनों लोगों ने लाख प्रयास किया, लेकिन हेमंत कुमार और रमाबाई मुड़कर पीछे की तरफ नहीं देखा। बोला, बेटा किस किस को वृद्धाश्रम से निकालोगे? तुम्हारे जैसे बहुत सारे कपूत हैं जिनके माँ बाप आज वृद्धाश्रम में हैं। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि पूत कपूत कबहु न जन्मे, चाहे वंश नाश हो जाए, ऐसा कपूत न जन्मे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कभी अगर देखना हो तो आकर गांव में देखिएगा। गांव के जो लोग होते हैं उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं होते हैं ना। वो कम कमाते हैं, कम पहनते हैं, कम खाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को अपने पास ही रखते हैं। भले वो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो अपने बाप को अपने पास रखते हैं। हमने देखा है कि वही लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़े अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। उन्हीं के माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं। फिलहाल मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भैया जी, जिस माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई आप पर न्यौछावर कर दिया, आपको पढ़ाने लिखाने संस्कार देने में अपनी पूरी जवानी व्यर्थ कर दी, आपके लिए सब कुछ बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, समाज बनाया, और आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए, चूंकि आपके भी बच्चे होंगे। फिलहाल इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य मेरा किसी को परेशान नहीं करना है। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भैया को नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम।